Sets and functions एक्सरसाइज 3.3 यूनिट नंबर 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज से पहले मौजूद थ्योरी को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि थ्योरी को आप समझेंगे तो इस एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस की नौइयत को आप समझ सकेंगे, यानी इन एक्सरसाइजेस में मौजूद क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को आप समझ पाएंगे। और इसके अलावा ये भी आप समझेंगे कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स क्या है और इन क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो किसी भी एक्सरसाइज को बुनियादी तौर पर शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उस एक्सरसाइज से पहले मौजूद उस एक्सरसाइज की थ्योरी को समझें, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब इन्हीं थ्योरीज पर या इसी थ्योरी पर बेस्ड है। तो लिहाजा सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम आते हैं इस एक्सरसाइज से पहले मौजूद थ्योरी पे। इस थ्योरी में सबसे पहला जो टॉपिक शामिल है वो है बाइनरी रिलेशन। देखिए, थ्योरी पढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को आप समझें, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है ये आप समझें, क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है ये आप समझें। तो सबसे पहले थ्योरी की तरफ आते हैं, क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं समझता हूं कि उस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरी को समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें पहला टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसे समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल में मैंने दो सेट्स लिए हैं जिसे आप पढ़ते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सेट ए है, एलिमेंट्स है इस सेट के 1 2 3, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स है 4 5। मैंने सेट ए के 3 एलिमेंट्स लिए हैं और सेट बी के 2 एलिमेंट्स लिए हैं। मैंने इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, दैट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसे कैसे फाइंड करना है, इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे ए क्रॉस बी, यानी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इक्वल्स, करली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लगाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है 1, यानी सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसके आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट एंड देन सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1 and 4। आप इसे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 4, फिर कॉमा लगाएंगे। अब 1 and 5 दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 1 and 5, फिर कॉमा लगाएंगे। अब आप उठाएंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट यानी 2 4, ये पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 2 4, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 5 और अब आप दूसरा ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 5। चूंकि सेट बी में कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, कोई तीसरा एलिमेंट है ही नहीं, लिहाजा हम 2 को तीसरे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते। इसी तरह अब सेट ए का जो तीसरा एलिमेंट है 3, इसके ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे पहले 4 के साथ और फिर 5 के साथ। तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 3 का 3 4 और दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा इसका 3 and 5, बीच में आपने कॉमा लगाना है। यह है ऑर्डर पेयर्स, यानी इसे आप पढ़ते हैं, इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं ए कार्टेशियन बी, यानी ए क्रॉस बी, यानी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब ये करने के बाद आते हैं बाइनरी रिलेशन की तरफ, क्योंकि टॉपिक हमारा बाइनरी रिलेशन है। मैं इसमें से एक बाइनरी रिलेशन उठाता हूं, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी, ठीक है ना, या बाइनरी रिलेशन फ्रॉम द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। इसे मैंने नाम दिया आर। आर स्टैंड्स फॉर द बाइनरी रिलेशन। और उसके बाद मैंने यहां से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए ए क्रॉस बी से। मैंने इस वक्त 2 ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए हैं, आप 3 भी उठा सकते हैं, आप 4 भी उठा सकते हैं, आप 5 भी उठा सकते हैं। ये ज़हन में रहे कि इस वक्त जो मैक्सिमम ऑर्डर्ड पेयर्स की तादाद है ए क्रॉस बी में वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो इन 6 में से मैंने फिलहाल सिर्फ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए। कौन कौन से, 1 4, ये रहा पहला ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा मैंने उठाया है 2 4, यानी थर्ड ऑर्डर्ड पेयर। आप एक और भी उठा सकते हैं, लेकिन आप गौर करें, क्या ये जो रिलेशन मैंने उठाई है या ये जो बाइनरी रिलेशन मैंने उठाई है, क्या इस रिलेशन में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स आपको ए क्रॉस बी में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। इसी तरह अगर आप लेते हैं एक और ऑर्डर्ड पेयर 2 5, तो वो भी तो इसके अंदर ही मौजूद होगा, ए क्रॉस बी के अंदर मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रिलेशन मैंने उठाई है आर, इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो ए क्रॉस बी के अंदर मौजूद है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी रिलेशन आर मैंने चूज की है ये है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
यानी ये रिलेशन जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स 1 4 2 4 है, ये कहलाएगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। क्यों कहलाएंगे सबसेट? क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपको ए क्रॉस बी के अंदर नजर आएंगे, ये 1 4 और ये 2 4। इस वजह से मैं कहूंगा कि ये जो मैंने सेट उठाया है या ये जो मैंने बाइनरी रिलेशन उठाया है, ये रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब इसी को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। यानी आप जब भी किसी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसमें से एक ऐसा रिलेशन उठाते हैं, एक ऐसा बाइनरी रिलेशन उठाते हैं, एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को पिक करते हैं, चूज करते हैं जो ऑलरेडी ए क्रॉस बी के अंदर मौजूद हो, तो उस रिलेशन को हम नाम देते हैं बाइनरी रिलेशन और इसे डिनोट किया जाता है लेटर आर से। दिस मीन्स 1 फ्रॉम सेट ए इज रिलेटेड टू 4 फ्रॉम सेट बी। अब इसका मतलब ये हुआ इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट 1 है उसका ताल्लुक है सेट ए से, जो एलिमेंट 4 है इस ऑर्डर्ड पेयर का यानी सेकंड एलिमेंट, उसका ताल्लुक है सेट बी से। इसी तरह 2 फ्रॉम सेट ए इज रिलेटेड टू 4 फ्रॉम सेट बी। दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में इस बाइनरी रिलेशन के जो पहला एलिमेंट है 2 वो है सेट ए से ताल्लुक रखने वाला, और जो दूसरा एलिमेंट है 4 इस ऑर्डर्ड पेयर का, उसका ताल्लुक है सेट बी से। तो ये जो बाइनरी रिलेशन है ये दरअसल सबसेट है ए क्रॉस बी का या द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी का। इसलिए मैं इस रिलेशन को नाम दूंगा बाइनरी रिलेशन, इस सेट को मैं नाम दूंगा बाइनरी रिलेशन। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद बाइनरी रिलेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये बनती है कि अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यानी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का कोई से भी सबसेट हुआ, जैसे ये आप देख सकते हैं 1 4 2 4, 1 4 और 2 4 इस वक्त क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, क्योंकि इस सेट में मौजूद दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी के अंदर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हम इस रिलेशन को नाम देंगे, इस सेट को नाम देंगे, इस सबसेट को नाम देंगे बाइनरी रिलेशन, जो कि सबसेट है ए क्रॉस बी का। आगे चलें, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एग्जैक्टली इस बाइनरी रिलेशन में आपको क्या नजर आ रहा है? ऑर्डर्ड पेयर्स 1 4 एंड 2 4, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। व्हाट इज ए बी? अगर आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो इसमें ए 1 है और बी 4 है। ऑफ कोर्स अभी हमने देखा 1 किससे ताल्लुक रखता है? सेट ए से, और 4 किससे ताल्लुक रखता है? सेट बी से। इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर पेयर है इसमें ए और बी क्या होगा? ए इज द फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 और इसका ताल्लुक है सेट ए से, और बी इज द सेकंड एलिमेंट यानी 4 जिसका ताल्लुक है सेट बी से। तो दैट मीन्स दिस सेट या दिस बाइनरी रिलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एज यू कैन सी द बाइनरी रिलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स in the form of AB, where the first element 1 and 2 belongs to set A and the second elements 4 and 4 belongs to set B. In simple terms, a binary relation tells you, not your, a binary relation tells you which elements of one set are related to which elements of another set. आसान अल्फाज में बाइनरी रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि किस सेट के कौन से एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या ताल्लुक है। जैसे यहाँ इस ऑर्डर्ड पेयर में 1 जो एलिमेंट है ये सेट ए का एलिमेंट है, और 4 जो एलिमेंट है ये सेट बी का पहला एलिमेंट है। यानी सेट ए का पहला एलिमेंट रिलेशन में है सेट बी के पहले एलिमेंट के साथ। इसी तरह सेकंड ऑर्डर पेयर का मतलब है कि सेट ए के सेकंड एलिमेंट का जो सेकंड एलिमेंट है ये रिलेशनशिप में है विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। 2 क्या है? सेकंड एलिमेंट है सेट ए का, और 4 क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है सेट बी का। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज इन रिलेशन विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट बी। इसे कहते हैं हम 2 and 4 का रिलेशन, आपस में ताल्लुक। सो बाइनरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या बाइनरी रिलेशन सिंपली आपको यह बताता है कि किसी भी दो सेट्स के एलिमेंट्स का आपस में ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है। सो दिस इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक जो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है दैट इज डोमेन ऑफ अ रिलेशन। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अब मिसाल के तौर पर ये वही बाइनरी रिलेशन है जो अभी ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने लिया, जहां 2 ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 4 एंड 2 4। तो किसी भी बाइनरी रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, किसी भी बाइनरी रिलेशन में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। इस वक्त फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं?
1 है और 2 है। इस बाइनरी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है? 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 क्या कहलाएंगे इस बाइनरी रिलेशन के? डोमेन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? डोम स्टैंड्स फॉर डोमेन, आर स्टैंड्स फॉर द बाइनरी रिलेशन, डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन इज 1 एंड 2, और आप इसे इसी तरह करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड डोमेन। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। रेंज ऑफ अ रिलेशन इज द अपोजिट टू द डोमेन। रेंज जो है वो डोमेन का अपोजिट है, यानी द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। यानी किसी भी बाइनरी रिलेशन में जो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट किए हैं, जो आपने ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट किए हैं, उनके सेकंड एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। जैसे ये वही रिलेशन है जो मैंने ऊपर वाले टॉप के एग्जाम्पल के लिए लिया था, 1 4 एंड 2 4। ये बाइनरी रिलेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये A क्रॉस B का सबसेट है। ये बाइनरी रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट है। ये दोनों ऑर्डर पेयर्स सेट A क्रॉस B के अंदर मौजूद है। सो इसमें जो सेकंड एलिमेंट्स है इन ऑर्डर पेयर्स के, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं 4 4, ये कहलाएंगे इस रिलेशन के रेंज। फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहेंगे? डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? रेंज। बाय द वे फर्स्ट एलिमेंट का नाम हमने रखा था एब्सिसा, और सेकंड एलिमेंट को कहा जाता है ऑर्डिनेट, राइट? सो लेकिन यहां पर डोमेन और रेंज के केस में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन, और सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो रेंज चूंकि रिपीटेड है 4 4, आप एक ही दफा लिखेंगे विद इन द करली ब्रैकेट्स। सो रेंज यानी कि रेंज ऑफ द रिलेशन, आर स्टैंड्स फॉर बाइनरी रिलेशन, रेंज ऑफ द बाइनरी रिलेशन इज जस्ट 4। जितनी दफा भी रिपीट होंगे आपने सिर्फ एक ही मरतबा उसको लिखना। अगला जो टॉपिक इसमें इन्वॉल्व है दैट इज कॉल्ड फंक्शन, जो कि इस चैप्टर का भी हिस्सा है, सेट्स एंड फंक्शंस। सो फंक्शन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। फंक्शन है क्या? फंक्शन, let A and B are two non-empty sets such that, for example, A और B दो non-empty sets हैं। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में लिया था, सेट A और सेट B, दो ऐसे सेट्स लिए थे जो कि नॉन-एम्प्टी सेट्स थे। ठीक है ना? आते हैं ज़रा इस एग्जाम्पल की तरफ। आप देखिए जो हमने शुरू में टॉप में लिया था एक एग्जाम्पल। हाँ, ये सेट A और B दो नॉन-एम्प्टी सेट्स हैं। A के एलिमेंट्स है 1 2 3 और B के एलिमेंट्स है 4 एंड 5। फिर हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया A क्रॉस B, जिसमें हमने 6 ऑर्डर्ड पेयर्स कैलकुलेट किए। फिर हमने इनमें से एक बाइनरी रिलेशन उठाया जिसके ऑर्डर्ड पेयर्स है 1 4 2 4। ये बाइनरी रिलेशन इसलिए है क्योंकि ये जो सेट या बाइनरी रिलेशन है ये A क्रॉस B का सबसेट कहलाएगा। अब इस बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन तभी कहेंगे अगर ये 3 क्राइटेरिया या ये 3 कैटेगरीज इस बाइनरी रिलेशन को फुलफिल करते हों। यानी अगर ये 3 कंडीशंस किसी भी बाइनरी रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो फिर वो बाइनरी रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। आपने देखा ना कि हमने 2 सेट्स उठाए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर उसमें से एक मैंने बाइनरी रिलेशन उठाई जिसमें 2 ऑर्डर्ड पेयर्स थे। वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, यानी ये तीनों कंडीशंस उस बाइनरी रिलेशन पे पूरा उतरे। उसमें पहला कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है? F, यानी कि वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। F is a relation from A to B, यानी R यानी बाइनरी रिलेशन is a relation from A to B, that is F is a subset of A cross B। अगर वो बाइनरी रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा तो उस बाइनरी रिलेशन को हम नाम देंगे फंक्शन। आप गौर करें जो हमने एग्जाम्पल उठाई थी पहली वाली, जो 2 सेट्स थे जिसमें हमने एक रिलेशन जो है ना वो पिक किया था। जैसे आप देख सकते हैं ये दोनों सेट्स हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और फिर हमने इसमें से बाइनरी रिलेशन उठाया था जिसके ऑर्डर पेयर्स थे 1 4 2 4। हम इसे बाइनरी रिलेशन इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि ये सेट जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स जो है वो A क्रॉस B के अंदर मौजूद है। तो इस बुनियाद पे हम कहेंगे कि ये बाइनरी रिलेशन अब क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। इसलिए क्योंकि फंक्शन की जो पहली शर्त है कि बाइनरी रिलेशन शुड बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये तो यहाँ पे पूरा हो गया, ये पहली शर्त पूरी हो गई। एग्जैक्टली ये जो बाइनरी रिलेशन हमने उठाई है ये A क्रॉस B का सबसेट है, इसीलिए तो ये बाइनरी रिलेशन। तो
पहली शर्त जो है वो फंक्शन की यहाँ पे पूरी उतरी। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, दैट इज f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अगर बाइनरी रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट है तो उस बाइनरी रिलेशन को आप नाम देंगे अब फंक्शन। दूसरी शर्त, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू a। व्हाट इज a? सेट a। दोबारा उसी एग्जांपल की तरफ आते हैं, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूं ये अब ये जो मैंने बाइनरी रिलेशन उठाया जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनका डोमेन क्या होगा? अभी हमने पढ़ा डोमेन कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। इस वक्त डोमेन यहां पर है 1 एंड 2। ये इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन है 1 2। और आप सेट ए को देखें, इसमें एलिमेंट्स आ रहे 1 2 3, जबकि डोमेन है 1 2। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन सेट ए के इक्वल तो नहीं हुआ। वहां दूसरी शर्त क्या है फंक्शन के लिए कि डोमेन ऑफ द रिलेशन शुड बी इक्वल टू सेट ए, यानी एक ऐसी रिलेशन जो आपने उठाई हो जिसका डोमेन जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स के इक्वल हो, यानी 1 2 3 हो, जबकि यहां तो डोमेन 1 और 2 है, 3 तो है ही नहीं। तो अब ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि दूसरी शर्त इस पे पूरी नहीं उतरती। देखें, एक बाइनरी रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर बाइनरी रिलेशन फंक्शन के तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो फिर वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, और अगर ना करे जैसा कि इस केस में है तो वो सिर्फ बाइनरी रिलेशन ही कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। इस वक्त जो मैंने बाइनरी रिलेशन उठाई है ये एक बाइनरी रिलेशन तो हो सकती है लेकिन ये एक फंक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि पहली शर्त तो फंक्शन की इस पे पूरी उतरी, दूसरी शर्त डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू ए, ये यहाँ पे पूरी नहीं उतरती। सेट ए के 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, जबकि डोमेन ऑफ द रिलेशन सिर्फ 1 और 2 है। तो ये एक बाइनरी रिलेशन तो हो सकती है जो मैंने उठाई है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं हो सकती। आगे चलें तीसरी कंडीशन की तरफ। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन द फंक्शन शुड नॉट बी रिपीटेड देन। एक्चुअली ये बाइनरी रिलेशन ही है, लेकिन ये उस रिलेशन की बात कर रहे हैं जिस पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अगर ये तीनों कंडीशन पूरे हो तो फिर वो बाइनरी रिलेशन फंक्शन कहलाएगा ना, इसलिए यहां पे वर्ड एफ फंक्शन का यूज हुआ है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन फंक्शन एफ शुड नॉट बी रिपीटेड। अब आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम दोबारा आते हैं इस एग्जांपल की तरफ। फर्स्ट एलिमेंट, ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है जो मैंने राइट किए हुए हैं, जिसको आप डोमेन कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ द रिलेशन शुड नॉट बी रिपीटेड। क्या 1 और 2 रिपीटेड है? नहीं, 1 और 2 रिपीटेड नहीं है। अगर ये होता 2 2 तब ये फंक्शन नहीं होता। अब तो नॉन रिपीटेड है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स या डोमेन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, या डोमेन ऑफ द रिलेशन, ये रिपीट तो नहीं हो रहे, तो ये फंक्शन है। देखिए इस वक्त ये बाइनरी रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। दो कंडीशंस इस पे पूरी उतरी, जबकि जो मिड वाला कंडीशन था जिसमें डोमेन ऑफ द रिलेशन शुड बी इक्वल टू सेट ए, वो यहाँ पर पूरी नहीं उतरी। तो दो शराइत तो इस पर पूरी उतरी इस बाइनरी रिलेशन पे, लेकिन एक शर्त इस पर पूरी नहीं उतरी, इसलिए ये बाइनरी रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता। कौन कौन सी शराइत है? पहले, बाइनरी रिलेशन शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो हो गया। दूसरी शर्त क्या है कि द डोमेन ऑफ द रिलेशन शुड बी इक्वल टू सेट ए, वो यहाँ पे पूरी नहीं उतरी क्योंकि इसका डोमेन 1 2 है जबकि सेट ए जो है 1 2 3 है। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट बी रिपीटेड, या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर शुड नॉट बी रिपीटेड। अब इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में 2 है, रिपीटेड नहीं है। तो दो शराइत तो फंक्शन की पूरी हुई, लेकिन एक शर्त पूरी ना होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बाइनरी रिलेशन है और फंक्शन नहीं है। आगे चलें, तीनों कंडीशन स्टडी करने के बाद देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी, फ्रॉम ए टू बी। द फंक्शन एफ कैन बी रिटन एज, आप फंक्शन एफ को कैसे लिखेंगे? ये जो है f इज कॉल्ड द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसे आप लिखेंगे f सेमीकोलन, यानी कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a और फिर एरो और फिर सेट b। इट कैन बी रीड एज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, और इसे आप कैसे पढ़ेंगे? f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली वही बाइनरी रिलेशन है। अगर वो बाइनरी रिलेशन इन तीन कंडीशन को पूरा करती है तो फिर वो बाइनरी रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन। और अगर पूरा नहीं करती तो वो सिर्फ बाइनरी रिलेशन ही कहलाएगा। फंक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने दी है, दो सेट्स लिए हैं, सेट ए बी सी, सेट बी 1 2 3। फिर मैंने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है, ए क्रॉस बी। तो क्या बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स? A1 ये पहला ऑर्डर्ड पेयर, फिर A2 ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, फिर A और 3 ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट उठाते हैं सेट ए का, B1 ये रहा B1, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर B
B2 ये रहा B2 और फिर B3 तो ये रहा B3, उसके बाद C1 ये रहा C1, फिर उसके बाद C2 ये रहा C2 और आखिर में C3 ये रहा C3। ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स है बाइनरी रिलेशन A क्रॉस B यानी A कार्टेशियन B का, सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं। अब मैंने इसमें से एक रिलेशन उठाई है, मैं पहले इसको रिलेशन कर देता हूँ R, ठीक है ना। मैंने A क्रॉस B या द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A और B से एक रिलेशन उठाई और इसमें मैंने अपने मर्जी के ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए। अब जानते हैं ना रिलेशन में आप अपनी मर्जी के ऑर्डर्ड पेयर्स उठा सकते हैं, कोई भी रिलेशन आप उठा सकते हैं। पहला रिलेशन मैंने उठाया है A2 यानी कि पहला ऑर्डर्ड पेयर A2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मैंने उठाया अपनी मर्जी का B2 और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर मैंने उठाया अपनी मर्जी का C3। अब मैं ये साबित करूंगा कि ये जो रिलेशन मैंने उठाई है बाइनरी रिलेशन, ये दरअसल एक फंक्शन है। अब तक तो ये बाइनरी रिलेशन है, वो जो 3 कंडीशंस आपने पढ़े हैं अगर वो इस पे पूरा उतरे तो फिर ये बाइनरी रिलेशन नहीं बल्कि एक फंक्शन कहलाएगा। देखें सबसे पहला कंडीशन क्या था, रिलेशन मैंने फंक्शन लिखा है क्योंकि मुझे पता है कि ये एक फंक्शन ही है, ठीक है ना, इसलिए मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी ये जो बाइनरी रिलेशन है आप देख सकते हैं ये A क्रॉस B का सबसेट है। क्यों? क्योंकि तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B के अंदर मौजूद है। कंडीशन नंबर 2, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सेट A। चलें इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन उठाते हैं। डोमेन आप जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के। इस वक्त ये क्या है, A B और C। डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, ABC। अगर आप सेट A को देखें, सेट A के एलिमेंट्स भी ABC है, तो हम कह सकते हैं ना कि डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू सेट A यानी कि ABC। दूसरी कंडीशन भी पूरी उतरी इस बाइनरी रिलेशन पे, पहली कंडीशन भी और दूसरी कंडीशन भी। तीसरी कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 ऑर्डर्ड पेयर आर नॉट रिपीटेड। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी 2 ऑर्डर्ड पेयर, आप देखें A B C, यही है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, लेकिन इसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है। A B B या C आपको नजर नहीं आ रहा, रिपीटेड नहीं है एलिमेंट्स, ठीक है ना। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब ये रिलेशन नहीं है बल्कि ये क्या कहलाएगा, फंक्शन। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो बाइनरी रिलेशन हमने उठाई थी जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स है A2 B2 C3, ये फंक्शन है। ये बाइनरी रिलेशन के साथ साथ एक फंक्शन भी है, ठीक है ना। इसमें आप एक और रिलेशन उठाए उसको चेक कर लें, हो सकता है वो फंक्शन हो या ना हो, सिर्फ बाइनरी रिलेशन हो। बाइनरी रिलेशन के लिए एक ही कंडीशन है, जो रिलेशन आपने उठाया वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का, लेकिन फंक्शन के लिए ये 3 शराइत है, ये 3 कंडीशन है 1 2 एंड 3, ठीक है ना। आखिर में क्या लिखा है, ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। ये था फंक्शन से रिलेटेड डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ सेट A इक्वल्स, ये एक सेट है जिसका नाम है सेट A, इफ सेट A इक्वल्स -2 -1 0 1, सेट B इक्वल्स 1 2, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन है। सेट A के 4 एलिमेंट्स हैं, -2 -1 0 1, और सेट B के 2 एलिमेंट्स है, दैट इज 1 एंड 2। आप कोई से 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करें, पहले A कार्टेशियन B में, A क्रॉस B में यानी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, और फिर B क्रॉस A में यानी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A में आपने सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। ऑल्सो राइट देयर डोमेन एंड रेंज। फिर जब आपने वो बाइनरी रिलेशंस फाइंड किए उनके डोमेन और रेंज को भी लिखे। अब ये देखिए तीनों टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, थ्योरी में आपने इन तीनों को समझा, तो अभी आपके लिए काफ़ी आसान होगा, बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आता, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। काफ़ी लेंथी हो गई ये लेसन। A क्रॉस B हम फाइंड करते हैं, 2 सेट्स गिवन है। पहले मैंने सेट A के एलिमेंट्स लिखे -2 -1 0 1, और फिर मैंने सेट B के एलिमेंट्स लिखे, दैट इज 1 एंड 2। नाउ A क्रॉस B, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B इक्वल्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A -2 और फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट B, दैट इज 1 -2 1, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर उसके बाद -2 2, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। नाउ सेकंड एलिमेंट -1 1, ये रहा पहला ऑर्डर्ड पेयर, और फिर -1 2, ये रहा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट 0 1, ये रहा पहला ऑर्डर्ड पेयर, एंड देन 0 2, ये रहा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट 1 1 1, ये रहा पहला ऑर्डर्ड पेयर, एंड देन 1 2, ये रहा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर। टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, इसके 4 एलिमेंट्स है और इसके 2, 4 2s are 8। अगर आप इनको काउंट करें तो ये 8 ऑर्डर्ड पेयर्स है।
ये तो हुआ A क्रॉस B। अब इसमें से दो रिलेशंस उठाने हैं हमने। पहला रिलेशन मैंने लिखा है R1, स्टैंड्स फॉर बाइनरी रिलेशन 1। इसलिए इसे बाइनरी रिलेशन कहेंगे क्योंकि इस रिलेशन में जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए हैं वो आपको A क्रॉस B के अंदर नजर आएंगे। यानी जो R1 है बाइनरी रिलेशन 1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, मैंने यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर्स उठाए हैं, आप एक भी उठा सकते हैं, आप 3 भी उठा सकते हैं, आप 4 भी उठा सकते हैं, आप 5 भी उठा सकते हैं, इवन आप 8 के 8 भी उठा सकते हैं, वो भी एक बाइनरी रिलेशन हो सकती है। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे बाइनरी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि जो बाइनरी रिलेशन आपने निकाली वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए, बस। जैसे यहाँ पे देखिए -1 2 ये रहा, ये पहला ऑर्डर पेयर मैंने उठाया है, और 0 1 ये रहा, ये वाला ऑर्डर पेयर मैंने उठाया। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक रिलेशन बनाई, ये कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। इसलिए क्योंकि ये जो R1 है ये सबसेट है A क्रॉस B का। दोनों ऑर्डर पेयर्स आपको A क्रॉस B के अंदर नजर आएंगे। अब इस रिलेशन का आपने उठाना है, फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। पहले आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड किया, पहला दो बाइनरी रिलेशंस निकालने। इस वक्त मैंने पहला बाइनरी रिलेशन निकाला। डोमेन क्या होगा इस बाइनरी रिलेशन 1 का? R1 स्टैंड्स फॉर बाइनरी रिलेशन 1। पहले एलिमेंट -1 एंड 0 ये कहलाएंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन, और रेंज ऑफ द रिलेशन 1 क्या कहलाएंगे? सेकंड एलिमेंट्स यानी 2 एंड 1, ये रहा रेंज ऑफ द रिलेशन। अब आ जाते हैं दूसरे रिलेशन पे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस या राइट 2 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम A क्रॉस B एज वेल एज फ्रॉम B क्रॉस A। तो रिलेशन नंबर 2 दैट इज R2। अब मैं दूसरे नंबर्स उठाऊंगा, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स उठाऊंगा। जैसे -1 1 ये रहा, ये वाला मैंने उठाया थर्ड ऑर्डर्ड पेयर। फिर 0 2 ये उठाया मैंने, और एक और मैंने ऑर्डर्ड पेयर अपनी मर्जी का लिया, दैट इज 1 1 ये वाला मैंने आपसे कहा आप 4 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और इवन 8 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप कितना लेना चाह रहे हैं। ठीक, लेकिन शर्त यह है कि ये बाइनरी रिलेशन होना चाहिए। मतलब जो रिलेशन आपने उठाई है वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। मतलब इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब आ जाए इसके डोमेन और रेंज पे। डोमेन आप जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं -1 0 1, -1 0 1 करली ब्रैकेट्स में कॉमास के साथ आप लिखेंगे। रेंज ऑफ दिस रिलेशन 2 R1 लिखा है मैंने बाय मिस्टेक R2, क्योंकि दूसरे रिलेशन का रेंज फाइंड कर रहे हैं। सेकेंड एलिमेंट, ठीक है ना, क्या होगा? 1 2 1 यानी कि 1 2 1। अच्छा, इसमें देखिए 1 रिपीटेड है, तो आप 1 2 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 2 लिखेंगे। रिपीटेड एलिमेंट इसमें नहीं लिखना है आपने रेंज में या डोमेन में, ठीक है ना। 1 2 1, सो सिर्फ आप 1 और 2 ही लिखेंगे। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट रिलेशन के फर्स्ट यानी कि A क्रॉस B के दो रिलेशंस और उनके डोमेन और रेंज। अब आ जाए B क्रॉस A पे। जैसे A क्रॉस B है वैसे ही B क्रॉस A होगा। पहले आप सेट B और फिर सेट A के एलिमेंट्स लिखेंगे। चूंकि ये है B क्रॉस A, तो B क्रॉस A इक्वल्स पहला एलिमेंट आप उठाएंगे सेट B का 1 और इसके ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे -2 -1 0 और 1 के साथ। चले बनाते हैं 1 -2, ये पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। करली ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट्स में आपने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना है कॉमा के साथ, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 1 -1 ये रहा 1 -1, फिर 1 0 ये रहा 1 0, एंड देन 1 1 ये रहा 1 1। अब 2 सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे सेट B का और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट A यानी कि 2 -2 ये रहा 2 -2, फिर 2 -1 ये रहा 2 -1, फिर उसके बाद 2 0 ये रहा 2 एंड 0, फिर उसके बाद 2 एंड द लास्ट एलिमेंट 1 ये रहा 2 1। अब इसमें से रिलेशंस उठाने हैं 2 और उनके डोमेन और रेंजेस लिखने हैं आपने। पहला रिलेशन R1, मैं इसमें से कोई 3 ऑर्डर्ड पेयर्स उठाता हूं। आप 2 भी ले सकते हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, या आप 1 भी ले सकते हैं। पहला मैंने उठाया है 1 -2 ये रहा 1 -2, दूसरा मैंने उठाया 1 -1 ये रहा 1 -1, और तीसरा मैंने तीसरा ऑर्डर्ड पेयर उठाया दैट इज 1 0। अब ये बाइनरी रिलेशन इसलिए है क्योंकि R1 जो है वो सबसेट है B क्रॉस A का। तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर B क्रॉस A के अंदर मौजूद है। डोमेन निकालते हैं इस रिलेशन का R1 का। डोमेन आप जानते हैं फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं 1 1 1, एक ही मरतबा आप लिखेंगे 1, दैट्स इट, रिपीट नहीं करना आपने। रेंज निकालते हैं इस रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट -2 -1 0, सो ये करली ब्रैकेट्स में आप लिखेंगे -2 -1 0। नॉन रिपीटेड है इसलिए तीनों हमने लिखे यहाँ पे। अब उठाते हैं दूसरा रिलेशन, कोई सा भी उठाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहला ऑर्डर पेयर उठाया 2 -2, दूसरा ऑर्डर पेयर उठाया मैंने 2 -1, और तीसरा ऑर्डर पेयर मैंने उठाया 1 -1। कहाँ है? ये है 1 -1। कहीं से भी आप उठा सकते हैं,
ठीक है ना, ये दूसरा रिलेशन। और ये इसलिए है दूसरा बाइनरी रिलेशन क्योंकि ये R2 जो है वो सबसेट है B क्रॉस A का। तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स, तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स R2 के B क्रॉस A के अंदर मौजूद है। निकालते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ द सेकंड रिलेशन R2, फर्स्ट एलिमेंट होता है, आप जानते हैं डोमेन 2 2 1, 2 रिपीट हो रहा है तो एक ही मरतबा लिखेंगे, दैट इज 2 1। और रेंज ऑफ द सेकंड रिलेशन मैंने R1 लिखा है, दैट इज R2। रेंज ऑफ द सेकंड रिलेशन इज, आप जानते हैं रेंज कहते हैं सेकंड एलिमेंट को, -2 -1 -1, तो आप लिखेंगे सिर्फ -2 -1 क्योंकि -1 रिपीटेड है, एक ही दफा लिखेंगे, दैट्स इट। पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला दोनों सेट्स का, फिर अपनी मर्जी के दो रिलेशंस उठाए, बाइनरी रिलेशंस, और फिर उनके डोमेन और रेंजेस भी आपने फाइंड आउट किया। Question number 2. If set U equals x such that x belongs to the whole number w and x is less than or equal to 4. फिर से सुने इस स्टेटमेंट को मैंने कैसे रीड आउट किया। x इस सिंबल को पढ़ा जाता है मैथ्स में, ये जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, x such that x belongs to the w whole numbers, ये सिंबल पढ़ा जाता है belongs to के लिए, इसे पढ़ा जाता है मैथ्स में and x is less than or equal to 4। इस सिंबल से तो आप फेमिलियर है, आप इससे आगाह है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, x इस वक्त रिप्रेजेंटेशन है पूरे सेट की। x यहाँ पर इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है, x उन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है कि x वो सारे के सारे एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स? वो एलिमेंट्स जो होल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। आप जानते हैं होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2। वैसे तो होल नंबर्स में इन्फिनिट नंबर्स है, लेकिन आगे आपको ये बताता है कि इस सेट की लिमिटेशन कहाँ तक है, लिमिट कहाँ तक है। एंड x, ये जो एलिमेंट्स है इस सेट में, उनकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इज लेस देन आर इक्वल टू 4। होल नंबर्स के सेट में लेस देन आर इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स ताल्लुक रखते हैं होल नंबर से, और उन एलिमेंट्स की लिमिटेशन है होल नंबर्स के शुरू से लेकर 4 तक, इंक्लूडिंग 4 समेत। अगर ये सिर्फ होता लेस देन 4 तो फिर इसमें 4 शामिल नहीं होता, 3 तक हम लेते हैं, ठीक है। अब लेस देन आर इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है इस सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। And set v equals y such that y belongs to the natural number n and y is less than or equal to 3। अब आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये कह रहे हैं कि इस सेट के एलिमेंट्स जो है वो ऐसे एलिमेंट्स है जो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को, और इस सेट की जो लिमिटेशन है, इन एलिमेंट्स की जो तादाद है वो नेचुरल नंबर के 3 तक है, इंक्लूडिंग 3 समेत, बशमूल 3। तो वो सेट के एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 1 2 3। अगर ये लेस देन 3 होता तो फिर सिर्फ एलिमेंट्स होते 1 2। अब लेस देन आर इक्वल टू है 3, तो इसका मतलब है 1 2 3, 0 से नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। क्या करना है आपने, देन फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम u to v। अब देखिए 4 बाइनरी रिलेशंस आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, आपने इनकी ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने हैं। इसमें पहला बाइनरी रिलेशन क्या है, आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स चूज करने हैं एक्स वाई। व्हाट इज एक्स, फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, एंड व्हाट इज वाई, रेंज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को इकट्ठा करना है जहां एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जिसमें पहला एलिमेंट यानी डोमेन जो है वो रेंज से बड़ा हो। दूसरे रिलेशन में आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स इकट्ठे करने हैं, एक ऐसी रिलेशन बनानी है जिसमें एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल हो, डोमेन और रेंज दोनों आपस में इक्वल हो, या एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल हो। तीसरी बाइनरी रिलेशन आपने ऐसी उठानी है जिसमें डोमेन और रेंज का सम जो है वो 4 के इक्वल हो। और चौथी बाइनरी रिलेशन आपने ऐसी बनानी है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स में शामिल डोमेन और रेंज का डिफरेंस कितना हो, 3 आ रहा हो, x माइनस वाई कितना आ रहा है, 3। ऑल्सो राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, इनका आपने डोमेन और रेंज भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं सेट यू के एलिमेंट्स लिखता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि सेट यू के एलिमेंट्स 0 1 2 3 4, होल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 4, दैट इज 0 1 2 3 4। और सेट वी के एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 3, यानी कि 1 2 3। क्रॉस प्रोडक्ट, या सॉरी नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट यू एंड वी फाइंड करते हैं, दैट इज यू क्रॉस वी, 1 बाय 1। सबसे पहले यू का जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, इनके ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं 1 2 3 के साथ। सबसे पहला बनेगा 0 1, ये रहा 0 1, फिर 0 2, ये रहा 0 2, फिर 0 3, ये रहा 0 3। उसके बाद 1 1, ये रहा 1 1, फिर 1 2, ये रहा 1 2, एंड देन
1 3, ये रहा 1 3। और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट यू यानी 2 2 1, ये रहा 2 1। फिर उसके बाद 2 2, ये रहा 2 2। और आखिर में 2 3, तो ये रहा 2 3। और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट यू 3। पहले आप उठाएंगे 3 1, यानी कि ये रहा 3 1। फिर 3 2, ये रहा 3 2। और फिर उसके बाद 3 3, ये रहा 3 3। और उसके बाद लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेट यू 4 1, ये रहा 4 1। फिर उसके बाद 4 2, ये रहा 4 2। और आखिर में 4 3, ये रहा 4 3। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे? यहाँ 5 एलिमेंट्स है और यहाँ 3, 5 3s are 15। टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे यू क्रॉस वी। अब आते हैं रिलेशंस पे। पहला रिलेशन क्या दिया है? ऐसी बाइनरी रिलेशन आपने बनानी है जिसमें एक्स वाई में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट, जहां एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो। अब आपने इसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर्स इकट्ठे करने हैं जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक है ना। तो मैंने पहला पार्ट लिखा है फर्स्ट रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अच्छा देखें, पहला ऑर्डर्ड पेयर 0 1, ये पहला x है और दूसरा जो है वो y है। x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, x इज इक्वल टू y, x इज लेस देन y, लेस देन 1 नहीं, लेस देन y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, x इक्वल्स y, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y। ये रहा पहला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के लिए। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन y, ये है वो पहला ऑर्डर पेयर जहां पर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है सेकंड एलिमेंट से। तो आप इसमें फर्स्ट एलिमेंट लिखें, फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिखेंगे 2 1। दूसरा देखिए कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें x इज ग्रेटर देन y हो? ये 3 1, जहां x 3 है और y 1 है, 3 इज ग्रेटर देन 1। तो आप दूसरा ऑर्डर पेयर ये लेंगे कॉमा लगा के, ठीक है ना। फिर कॉमा लगाएंगे। अब फिर इसके बाद 3 2, इसमें भी x इज ग्रेटर देन y है, तो ये रहा 3 2। फिर उसके बाद 4 1, ये x इज ग्रेटर देन y, ये नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का 4। उसके बाद 4 2 एंड 4 3, ये दोनों ऐसे ऑर्डर पेयर है जिसमें x इज ग्रेटर देन y, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन y है। तो आप लिखेंगे 4 2 एंड 4 3। ये आपने u क्रॉस v या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ u और v से वो बाइनरी रिलेशन अलग की है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, यानी x इज ग्रेटर देन द y। अब इसका डोमेन और रेंज भी लिखे। तो डोमेन क्या बनेगा? फर्स्ट एलिमेंट्स की कलेक्शन 2 3 3 4 4 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 3 4। रिपीटेड एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने हैं। डोमेन क्या बनेगा? 2 3 4 करली ब्रैकेट्स में, ठीक है। 4 के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, 2 3 4। इसी तरह रेंज क्या होगा? सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 1 2 3। इसका मतलब हुआ 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 रिपीट नहीं करेंगे। और ऑर्डर अगर नहीं है तो ऑर्डर से लिखें। जैसे यहाँ पे 2 3 1 आ रहा है तो आप 1 2 3 लिखें, ऑर्डर से लिखें, ठीक है ना, तरतीब से लिखें। सो ये रहा रेंज ऑफ द फर्स्ट रिलेशन। दूसरा रिलेशन जो क्वेश्चन में गिवन था एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसे ऑर्डर पेयर्स आपने कलेक्ट करने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में इक्वल हो। तो आप गौर करें इसमें कौन से, जैसे ये देखिए 1 1, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं देता हूँ पर्पल कलर, ठीक है ना। अच्छा और कौन सा है? 2 2, ये भी इसी तरह का है। और इसके अलावा 3 3, ये भी इसी तरह। सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं इस पूरे u क्रॉस v में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट u एंड v में, जो जिसमें x और y दोनों आपस में इक्वल है, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट, डोमेन और रेंज जो है वो आपस में इक्वल है। तो आप इस सेकंड रिलेशन के लिए क्या लिखेंगे? R2 के लिए आप लिखेंगे 1 1 2 2 3 3। ये वो रिलेशन है जिसमें x और y आपस में इक्वल है। डोमेन क्या होगा इसका? 1 2 3। तो डोमेन आप 1 2 3 लिखेंगे। अगेन 3 के बाद कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, अगर दूसरा एलिमेंट हो तो फिर। एंड देन रेंज 1 2 3, इसका रेंज भी 1 2 3 है और डोमेन भी 1 2 3 है। तीसरे रिलेशन की तरफ आते हैं जो इस क्वेश्चन में गिवन है, ये है R3। ऐसे ऑर्डर पेयर्स आपने कलेक्ट करने हैं जिसमें x प्लस वाई, यानी डोमेन और रेंज को जब आप ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 4। तो मैंने सबसे पहले थर्ड रिलेशन लिखी यहाँ पर एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं कि कौन से रिलेशंस, कौन से ऑर्डर पेयर्स है जिसमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को ऐड करके आंसर क्या आ जाए? 4 आ जाए। चेक करें। अच्छा ये जो कलर्ड है ये तो ऑलरेडी पिक हो चुके हैं, इनको दोबारा पिक करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। नहीं बल्कि इसमें हाँ अगर है तो दोबारा उठा सकते हैं। जैसे देखिए 3 1, ये भी तो 4 आ रहा है ना। तो हम ऐसे ऑर्डर पेयर्स उठाएंगे जिसमें
एक्स और वाई का सम जो है वो कितना आना चाहिए, 4 के इक्वल। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 1 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4। ये वो पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा जिसमें आप जिसे आप इस थर्ड रिलेशन के लिए उठाएंगे। फिर इसके अलावा 2 2 4 ये भी आ जाएगा, और इसके अलावा 2 3 5 आ रहा है, 3 1 4 ये भी आ जाएगा, 3 2 5 आ रहा है, 3 3 6 आ रहा है, 4 + 1 5 आ रहा है, 4 + 2 6 आ रहा है, 4 + 3 7 आ रहा है। तो सिर्फ ये 3 जो है ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इस थर्ड रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना, यानी 1 3 2 2 एंड 3 1। साथ में आपने इसका डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3, और रेंज 3 2 1, तरतीब से लिखे, दैट इज 1 2 3। फोर्थ रिलेशन ऐसी रिलेशन थी जिसमें एक्स वाई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x - y = 3, जिसमें x - y का डिफरेंस कितना आना चाहिए, +3, -3 नहीं, +3। तो चेक करते हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स में x - y, 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, 0 - 3 -3, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 3 -1, 3 - 1 2, 3 - 2 1, 3 - 3 0, 4 - 1 is 3। रिलेशन 4 में हमें क्या चाहिए था, x - y = 3। तो अगर मैं x - y यानी 4 - 1 लेता हूं तो वो कितना आ रहा है, 3। ये वो पहला ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन के लिए फिट आ रहा है, ठीक है ना, रिलेशन 4 के लिए, जहां x - y 3 के इक्वल आ रहा है, यानी 4 - 1 = 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1। इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर 4 1 यानी 4 - 1 = 3 ऐसा है जो इस बाइनरी रिलेशन के लिए फिट है। तो इसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे आप इस रिलेशन में, दैट इज 4 and 1। अब इसका डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 4 और रेंज क्या होगा, सेकंड एलिमेंट 1। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इफ सेट A has 3 elements then find the number of binary relations in set A। अगर सेट A के 3 एलिमेंट्स है तो बाइनरी रिलेशंस इसके कितने होंगे, इसके लिए एक फार्मूला प्रॉपर यूज होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, तो गिवन है दैट इज 3। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन सेट A क्रॉस A, एक ही सेट है ना, तो डेफिनेटली फिर बाइनरी रिलेशन के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी A क्रॉस A निकालना होगा। अब A क्रॉस A का मतलब है 3 × 3, दोनों सेट A ही है और दोनों में एलिमेंट्स 3 ही है। 3 × 3 = 9। ऑर्डर्ड पेयर्स टोटल कितने बनेंगे, 9। लेकिन इन ऑर्डर्ड पेयर से बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे, इसके लिए जो फार्मूला है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सेट A = 2⁻n²। क्या फार्मूला है और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस को फाइंड करने के लिए किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 2⁻n²। 2⁻n²। व्हाट इज n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, और इस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3। तो 2n² क्या बनेगा, 2⁵², 2⁻³ बनेगा। एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग इस पावर 3 को पावर 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6। नाउ व्हाट डज इट मीन 2⁻6? नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन A = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 times 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड when we multiply 2 6 times we get 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64। Let me count the numbers 1 2 3 4 5 6 3n², सॉरी इसमें मिस्टेक हुई है, n² का मतलब ये होगा 3²। यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, 3² एक्सपोनेंट, बल्कि हम यहाँ पे लेंगे 3 का स्क्वायर, एंड 3² इज 2⁻9। यहाँ हम 3² नहीं लेंगे, 3 × 2 नहीं करेंगे एक्सपोनेंशियल लॉ बाय मिस्टेक, यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लेंगे। एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 3² इज 3 × 3, नॉट 3 × 2। 3 × 2 इज एक्चुअली द एक्सपोनेंशियल लॉ, और यहाँ पर हम वो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने n का स्क्वायर लेना है, n 3 है तो 3 का स्क्वायर लेंगे। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 3 3s are 9, और जब आप 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विद इट सेल्फ, तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6,
ये 7, ये 8 और ये 9, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 512। सो ये जो सेट है ए जिसके सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, और जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे जिसमें टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, इन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स के बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे? 512 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे इसमें। क्योंकि ये जो फार्मूला है 2n², ये है फार्मूला यूज टू फाइंड बाइनरी रिलेशन इन अ सेट। किसी भी सेट्स में, किसी भी 2 सेट्स में नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस जो है वो 512 हो सकते हैं सिर्फ इस 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। ये एक रिलेशन उठाई गई है, ठीक है ना, ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक रिलेशन है। सेट्स यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है ना, ये मैं बता दूं, यहाँ पर सेट्स गिवन नहीं, बल्कि डायरेक्ट एक बाइनरी रिलेशन उठाई गई है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये बाइनरी रिलेशन है तो डेफिनेटली किसी क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा ना। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे इकट्ठे किए गए हैं जिसमें x और y दोनों एलिमेंट्स, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स नेचुरल नंबर को से ताल्लुक़ रखते हैं। यू नो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड सिर्फ वो नेचुरल नंबर जिनमें x और y यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर को जब आप ऐड करें तो इनका सम कितना होना चाहिए? 4। आप बताइए कि इस बाइनरी रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या होगा। यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक बाइनरी रिलेशन ही है। चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें कंडीशन क्या गिवन है? x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 4, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर मस्ट बी 4। अच्छा, अब ये x और y बिलोंग किसको करते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। सो इफ x इज इक्वल टू 1, if x is equal to 1, so अगर x 1 है then x plus y is equal to 4 becomes 1 plus y equals 4। अब y को यहीं पे रहने दे, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 1 यहाँ लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट होके नेगेटिव बन जाएगा। सो 4 minus 1 is equal to 3। हाँ देखिए, पहला जो वो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है इस बाइनरी रिलेशन को देखते हुए वो बन रहा है 1 and 3। x 1 है और y जो है वो 3 है, 1 3 एग्जैक्टली। इसलिए क्योंकि 1 3 को जब आप ऐड करते हैं, x 1 है और y 3 है, 1 plus 3 is 4। उस कंडीशन को पूरा कर गया जहां x plus y is equal to 4 है। अच्छा, दूसरा नेचुरल नंबर का दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 2। पहला एलिमेंट नेचुरल नंबर का 1 है, फिर 2 3 एंड देन सो ऑन। 2 है। इफ x is equal to 2 देन x plus y is equal to 4 becomes, x की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2, क्योंकि आपने x को चूज किया 2। x is equal to 2 देन 2 plus y is equal to 4, और y को यही रहने देंगे तो 2 को राइट साइड पे लेंगे, देन 4 minus 2 is equal to 2। एग्जैक्टली सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 2 2। इसलिए अगर x भी 2 हो, y भी 2 हो तो 2 plus 2 is 4। 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑर्डर्ड पेयर भी। तीसरा क्या होगा? x is equal to 3, क्योंकि थर्ड नेचुरल नंबर 3 है। So if x is equal to 3 then x plus y is equal to 4 becomes 3 plus y is equal to 4। 3 को राइट साइड पे लेंगे तो -3 हो जाएगा, देन y equals 4 minus 3 is 1। और ये ऑर्डर्ड पेयर भी सही है x plus y is equal to 4 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर x 3 है और y 1 है तो 3 plus 1 is 4। इसके बाद अगर मैं x is equal to 4 लेता हूँ जो कि नेक्स्ट नेचुरल नंबर है, तो फिर मेरे पास y क्या बनेगा? लेट्स चेक इट आउट। मैं इसे चेक करता हूँ। अगर हम लेते हैं x is equal to 4 देन x plus y is equal to 4 becomes 4 plus y is equal to 4। और जब आप इस 4 को राइट साइड पे लेंगे तो यहाँ ऐड हो रहा है, राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट होगा, 4 minus 4 is 0। ऑल्दो कि ये ऑर्डर्ड पेयर दुरुस्त है, 4 plus 0 is 4, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है x और y दोनों का ताल्लुक किससे होना चाहिए? नेचुरल नंबर से। यहाँ x तो नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है लेकिन y 0 है, 0 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, वो तो होल नंबर्स का सेट है। तो लिहाजा आप x is equal to 4 नहीं ले सकते। इसी तरह इसके बाद वाले नंबर भी नहीं ले सकते, क्योंकि बाद वाले नंबर अगर आप 5 लेते हैं तो राइट साइड पे 4 minus 5 -1 आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू -1 आ जाएगी, और 5 minus 1 is 4, फिर सही कंडीशन आ। लेकिन क्या आपको पता है कि -1 नेचुरल नंबर्स में है ही नहीं, तो लिहाजा आप सिर्फ फर्स्ट 3
नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं x के लिए और y की सही वैल्यू आपको कैलकुलेट होके मिलेगी जहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के इक्वल है, तो इसलिए हम आगे नहीं ले सकते। चलिए ये रिलेशन बनाते हैं। एक्चुअल रिलेशन ये है क्या, जो आपको इस फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये बाइनरी रिलेशन एक्चुअली दिखता कैसे है किस तरह का, वो ये है x अगर 1 है तो y 3 है, ये है 1 3। x अगर 2 है तो y क्या है 2 है, ये है 2 2। और x अगर 3 है तो y क्या है 1, ये है 3 1। ये है एक्चुअली ये वाली बाइनरी रिलेशन जहां दोनों 1 3 2 2 3 1 नेचुरल नंबर्स हैं, और अगर 1 प्लस 3 करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 प्लस 2 करेंगे तब भी 4 आएगा, 3 प्लस 1 लेंगे तब भी 4 आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप इस बाइनरी रिलेशन का क्या निकालेंगे, डोमेन एंड रेंज, एंड इट्स वेरी इजी। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स are called a domain of this relation, that is 1 2 and 3, while the second element which we call ordinate of these relations of these ordered pairs are called range of the relation, that is 3 2 1. Let's write them in ascending order, that is 1 2 and 3, and that's it.